भारत, हम तो मोदी जी को ये कहेंगे कि अगर आप जब हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदू धर्म की बात करते हो, रामायण और महाभारत की बात करते हैं हम लोग, तो आपको पता होना चाहिए रामायण में सहनशीलता, सद्भाव, समरसता की बात होती है और सत्य ही धर्म है। यही हमारे धर्म का सबसे विशेष धारणा है। तो ऐसे में ईरान सत्य की लड़ाई लड़ रहा है और आज हम नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को कहेंगे कि आप रामायण और महाभारत और हिंदुत्व की रक्षा के लिए, इन अपने ग्रंथों की रक्षा के लिए आज आपको ईरान के साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि सत्य की लड़ाई ईरान लड़ रहा है और ये सब जितने भी नेतन्याहू हो या ट्रंप हो अधर्मी हैं और अधर्म के नाते इनका इतिहास अगर देख लिया जाए तो ये अधर्म से ही सब जगह अपने आप को स्थापित किए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं काशी उजाला न्यूज। विश्व का सबसे ताकतवर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप कहे जाते हैं, लेकिन आज ईरान ने ऐसा धमाका किया कि नेतन्याहू जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं उनकी भी हवा खराब हो गई है। लोगों से गुहार मांग रहे हैं, हमें बचाओ, हमको सुलह कराओ और इस युद्ध को सीज फायर करा करके इसको खत्म कराया जाए। लेकिन क्या ईरान इस युद्ध को बंद कर देगा? इसी बात को जानने के लिए हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के बड़े कद्दावर नेता राकेश चंद्र शर्मा जी हैं, उन्हीं से हम जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। देखिए, ईरान युद्ध नहीं रोकेगा। जो पूर्व के अनुभव हैं ईरान के, ये लगातार ये अपने आप को दादा समझ लिए हैं पूरे विश्व का। अच्छा। जहां तहां गुंडाई करते हैं। अभी आपने देखा वेनेजुएला के अंदर आज दादा को भीख मांगनी पड़ रही है, ऐसा हालत हो गई है, उनका पैजामा एकदम गीला हो गया है। वो गलत फहमी पाल के बैठे थे ना। वो वेनेजुएला में जा करके जो है अपना जो है एयर स्ट्राइक करके वहां के प्रेसिडेंट को उठा ले गए, मियाँ बीबी को। वो कभी क्यूबा को धमकाते हैं। वहां एक्चुअली क्या है कि ये हैं सब व्यापारी। इनका मकसद है तेल के कुएं सारे कब्जा करो। वेनेजुएला के तेल का कुआं है, सबसे ज्यादा तेल वहां पैदा होता है, उस पर कब्जा कर दिया। अब कनाडा है, कनाडा को भी कह रहे हैं कि हमारा जो है वो बन जाओ और उस पर भी कब्जा करना। क्यूबा को भी धमकी दे रहे हैं। और पूर्व में लीबिया, इराक जैसे कंट्रियों को भी, लीबिया ने तो इनकी बातों को मान करके अपने परमाणु हथियार भी इनको दे दिए थे और समझौता कर लिया था। निहत्था करके आपने उसको मारा। लीबिया को आपने पहले निहत्था किया, निहत्था करके उसको मारा। इराक को भी आपने ही पैदा किया था ईरान के खिलाफ, और इराक को अंतोगत्वा रसायन हथियार के इल्जाम में उस पर हमला किया, जबकि रसायन हथियार उसके पास नहीं मिला। आज ईरान से भी आप यही बात करना चाहते हो। अरे परमाणु के लिए आपने पिछली बार जो है वर्षा करके तब आपने कहा हमने इनका परमाणु ठिकाना खत्म कर दिया। फिर अभी 6 महीना नहीं हो रहा है, फिर आज आप उसके परमाणु उसके लिए आप कर रहे हो, जबकि परमाणु के न्यूक्लियर वो जो है वो वहां जा करके देख चुकी है। उसने रिपोर्टिंग भी दे रखी है कि नहीं, ऐसा इनके पास नहीं है। फिर भी आपको एक्चुअली क्या है कि आप बहाना ढूंढते हो किसी ना किसी चीज का और वहां हमला करते हो। तो अब की बार ईरान ने भी तय कर रखा है। वहां शंका का कोई समाधान है ट्रंप के पास? नहीं, कोई समाधान नहीं है। ट्रंप के पास कोई समाधान नहीं है। ट्रंप धोखेबाज है और ट्रंप धोखा देगा, ये निश्चित है। अच्छा। एक तरफ तो कह रहा है युद्ध रोकेंगे, ये करेंगे, लेकिन हो सकता है कि कहीं ऐसा ना हो कि एटॉमिक वार वो छेड़ दे। इसलिए कि इसकी सब जगह से तो आप देख रहे हैं थू हो रही है। कोई उसका अपना सहयोगी भी साथ खड़ा नहीं हो रहा है। और ऐसी स्थिति में जब तू हो रही है तो वो उसकी गुंडागिरी, उसकी मानसिक संतुलन उसका बिगड़ गया है, उसका भी और नेतन्याहू का भी धुलाई खूब कायदे से किया है ईरान ने। तो दोनों जनों का मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है। ऐसी स्थिति में हो ना हो कि वह ईरान पर परमाणु युद्ध का वो संकट खड़ा कर दे। लेकिन रशिया, नॉर्थ कोरिया, चाइना ने भी इनको जो है इन तीनों जनों का थोड़ा सा भय बना हुआ है, जिसके वजह से अभी ये रुके हुए हैं। और निश्चित तौर पर रशिया और चाइना दोनों ही इन पर जो है निगाह लगाए भी हैं। भारत की तो हम बात कर ही नहीं सकते हैं। देखिए, भारत, हम तो मोदी जी को ये कहेंगे कि अगर आप जब हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदू धर्म की बात करते हो, रामायण और महाभारत की बात करते हैं हम लोग, तो आपको पता होना चाहिए रामायण में सहनशीलता, सद्भाव, समरसता की बात होती है और सत्य ही धर्म है। यही हमारे धर्म का सबसे विशेष धारणा है। तो ऐसे में ईरान सत्य की लड़ाई लड़ रहा है और आज हम नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को कहेंगे कि आप रामायण और महाभारत और हिंदुत्व की रक्षा के लिए, इन अपने ग्रंथों की रक्षा के लिए आज आपको ईरान के साथ खड़ा होना चाहिए,
क्योंकि सत्य की लड़ाई ईरान लड़ रहा है, और ये सब जितने भी नेतन्याहू हो या ट्रंप हो अधर्मी हैं, और अधर्म के नाते इनका इतिहास अगर देख लिया जाए तो ये अधर्म से ही सब जगह अपने आप को स्थापित किए हैं। मैं मोदी जी को एक संदेश और भी देना चाहता हूं कि इन अधर्मियों के साथ रह करके आप अपने यहाँ कमजोरों को मार सकते हो, लेकिन अधर्मियों को नहीं मार सकते, कमजोर को मार सकते हैं, अधर्मियों को नहीं मार सकते हैं। समझे कि नहीं? आपको मैं याद दिला दे रहा हूं, रामायण में जो है रावण भी बहुत विद्वान था, प्रकांड विद्वान था, ब्राह्मण था, मगर याद राम को किया जाता है। क्यों? क्योंकि राम जो है सत्य धर्म के साथ खड़े थे, उसकी लड़ाई लड़े थे, इसलिए राम को याद किया जाता है। तो आपके धर्म के अनुसार आपको ईरान के साथ देना चाहिए, खड़े होना चाहिए। हमारा व्यवहार रशिया के साथ ईरान से भी अच्छे होने चाहिए। लेकिन सर, जिस तरह से आपने बात रखी, आपको लगता है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अधर्मियों का साथ देंगे या अपने धर्म का साथ देंगे? देखिए, चोर चोर मौसेरे भाई, एक कहावत है। तो अधर्मी जो है कैसे धर्म के साथ चला जाएगा? वो ढोंग करेगा, है ना? आप देखिए, जितने भी आए, मामा मारीच भी आया था तो रूप धारण करके आया था, है? रावण भी सीता का हरण करने गया था तो रूप धारण करके गया था बाबा का। वैसे ही ये भी है। तो निश्चित है चोर चोर मौसेरे भाई, ये कभी भी सत्य का साथ नहीं दे सकते हैं, और अधर्म के सहारे, अधर्म की लाठी से ये सत्ता में बने रहना चाहते हैं। देश के संसाधनों पर और संपदा पर ये कब्जा रखना चाहते हैं, और एक तरीके से अपने ही कुछ मुट्ठी भर लोगों को लाभ दिला करके अमेरिका और इंग्लैंड, अब देखिए जो हमारे पैसे, हमारी संपत्ति से जो अडानी और अंबानी ने कमाया, वो अमेरिका में और इसराइल में पैसा लगा रहे हैं। यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है? हमारा ही सब पैसा लेके चले जा रहे हैं। तो ये अधर्मी लोग हैं, हमें नहीं लगता है। तो जनता को पता चल गया है कि ये जो भाजपा है अधर्मी है। देखिए, जनता, हमारा काम है जनता को वास्तविकता से अवगत कराना। हमने आपके माध्यम से और जनता को मैं अवगत कराने का अपना जो जिम्मेदारी और अधिकार है उसको पूरा कर रहे हैं। अब जनता को समझना होगा कि अब उसमें जनता कुछ समझदार है तो बातों को समझ लेती है, और कुछ को जब तक कि कांटा नहीं धंसता तब तक नहीं समझ में आता है कि इस रास्ते से नहीं चलना है। तो जब तक कि कांटा नहीं धंसेगा तब तक उनको समझ नहीं आएगा। ये निर्णय हम जनता पर छोड़ते हैं। तो जनता पे आप छोड़ रहे हैं सर, तो क्या जनता भी अधर्मी है इसलिए छोड़ रहे हैं, या धर्म के रास्ते की जो बातें आपने कहा कि धर्म के रास्ते पे चलना चाहिए, तो जनता तो चल रही है, लेकिन जनता को समझ में आ रहा है कि हमारा जो देश का प्रधानमंत्री है अधर्मियों के साथ मिला हुआ है, क्या अधर्मियों का साथ दे रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए? देखिए, जनता अधर्मी नहीं है। अधर्मी नहीं है तो की शिक्षा उसके सोच को बनाती है और बिगाड़ती है ना? इसी वजह से इन्होंने शिक्षा को कमजोर किया है। आज 90,000 प्राइमरी स्कूल जो है, बच्चों के स्कूल जो है बंद हो गए हैं भारत के अंदर, आपको पता है? 90,000। तो ये तो शिक्षा को, अब इन्होंने जो समाज में हिंदुइज्म के नाम पर फैलाया है हिंसा, अगर रामायण हम पढ़ते थे तो राम के चरित्र को पढ़ते थे तो आपने पहले देखा होगा कि फोटोएं देखी होगी, राम दरबार, उसमें हनुमान जी बैठे हैं, राम जी है, सीता जी हैं, लक्ष्मण साहब खड़े हुए, और उनके चेहरे देख लीजिए आप, कितने सौम्य होते थे। लगता था कि ऐसे कि जो है प्रेम की बरसात कर रहे हो जनता के बीच में। और आज के राम को देख लीजिए, हनुमान को देख लीजिए, लगेगा कि एकदम अभी जो है सामने कोई हो तो फाड़ के धर देंगे। तो आप चित्रण से ही देख लीजिए, जो पिक्चर दिखाई जाती है उससे ही देख लीजिए, अंदाज लगा लिए कि कैसा समाज बनाने का प्रयास इन लोगों ने किया है। तो हो सकता है जो उस प्रयास में कुछ हद तक तो आप सफल होंगे ही, तो उसमें कुछ लोग अभी समझ नहीं पा रहे हैं। हमने कहा कि उनकी शिक्षा उनकी सोच को बनाता और बिगाड़ता है। और आपको याद दिला दें, नेहरू जी ने कभी कहा था कि शिक्षा और धर्म लोगों को जोड़ती है, तोड़ती नहीं है। धर्म लोगों को जोड़ता है, तोड़ता नहीं है। यह समझने की आज जनता को जरूरत है, नहीं तो वो अपनी आने वाली पीढ़ियों का नाश करेंगे। मैं ये संदेश आपके मार्फत से जनता को देना चाहता हूँ। जब से चुनाव का बिगुल फूंका गया है पश्चिम बंगाल में, और गुजरात में एक चुनावी रैली कर रहे थे नरेंद्र मोदी जी, देश के जो प्रधानमंत्री कहते हैं, वहाँ पे भाषण देने के लिए गए, लेकिन वहाँ पे जनता इकट्ठा नहीं हो पाई, वो भी उनके गृह जनपद में। जो कुर्सियां हैं सर वो खाली दिखाई पड़ रही हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये पहली बार नहीं क्या सर मोदी कार्ड जो
चल रहा था, क्या मोदी कार्ड खत्म हो गया है देश से? नहीं नहीं, मोदी कार्ड कभी नहीं चल रहा था, हम इस बात को मानते ही नहीं है। मोदी कार्ड नहीं, मोदी पैसा चल रहा था, अडानी पैसा चल रहा था, अंबानी पैसा चल रहा था, समझेंगे नहीं। और चुनाव में भी अब जब 4 ट्रेनें चली गई, बिहार पहुंच गई चुनाव में वोट डालने के लिए, तो पैसा चल रहा था, समझे। तो और कई जगह ऐसा हुआ है, पंजाब में आप नहीं गए हैं और वहाँ के मुख्यमंत्री को बोल के आए थे कि कह देना चन्नी से कि हम जिंदा बच के वापस जा रहे हैं। तो विक्टिम कार्ड खेलना इनका आदत है, कहीं ना उसमें भी कुछ ना कुछ विक्टिम कार्ड खेलते। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि इनका जो है मोदी जी का ट्रम्प का, मोदी जी ट्रम्प कार्ड थे और फलाना थे। हाँ, ये चुनावी गुणागणित तिकड़म, चुनाव आयोग के तिकड़म और अंबानी अडानी के पैसे और अपनी जो आपराधिक छवि गुजरात दंगे से बनी थी उसके धमक से, गोधरा कांड उसके धमक से आप जनता को आवाज बंद करना चाहते हो और ये इनके इन प्रकार सत्ता में बने रहना चाहते हो। बस यही इनकी एक गाथा है, कहानी है। और इनके विकास का जो 3 नाम हमने बताए हैं कि शासन प्रशासन पर कब्जा, ईडी सीबीआई, जिसमें पूंजीपति 2 और गुंडा बदमाशों को अपने पार्टी में स्थान दे करके बना देना, हाँ, स्थान दे करके उनका लाभ लेना, ये इनका 3 हथकंडा है। जिस दिन ये धराशायी होगा, जनता समझेगी धराशायी होगा, ये सब अपने आप में जाएंगे। 2027 का जो चुनाव होने वाला है, तो क्या नरेंद्र मोदी जी जो पैसा का कार्ड खेलेंगे, अडानी का कार्ड खेलेंगे, तो क्या वो दिखाई देगा या वो भी ध्वस्त कर देंगे जो इंडिया गठबंधन हो इस बार चाल चलेगी? देखिए, ऐसा इनके पास जो पैसे की तो कमी नहीं है। अभी आपने बिहार चुनाव में देखा, 10-10 हजार रुपये बांट दो, है, और रेवड़ी बांट दो, हमने तो इनके पास पैसे की कमी नहीं है। जहाँ पे आकर के विपक्ष मात खाता है, पैसे का सबके पास अभाव हो गया, सबका पैसा इन्होंने कहीं सीज कर दिया, कहीं कुछ ईडी सीबीआई लगा करके वो करा दिया, कहीं कुछ कर दिया, कहीं कुछ कर दिया। तो पैसे के साथ साथ जो इनका गेम था इजराइल के साथ, पेगासस अभी जीवित है। इसी वजह से इनकी पार्टी में भी विरोध नहीं हो पाता है। जिसको चाहेंगे वो मुख्यमंत्री बना देंगे, जिसको चाहेंगे ये प्रदेश अध्यक्ष बना देंगे, आप देख रहे होंगे। और जब चाहेंगे, जिससे चाहेंगे, चाहे वो धनखड़ हो, चाहे कोई भी हो, राज्यपाल हो, चाहे कोई भी हो, जब चाहेंगे उससे रिजाइन भी ले लेंगे। यह ताकत इनके पास आई कहां से? ये अनुशासन के अंतर्गत कहीं नजर नहीं आता है कि नहीं पार्टी में अनुशासन है। ये दबंगई कहीं ना कहीं आपने नेताओं को फंसा कर अपने मुट्ठी में कर रखा है, और जब आप कहते हो कि रिजाइन दो तो रिजाइन दे करके हट जाता है। तो क्या पहले से लिखा रहता है कि जब हमारी जब जरूरत पड़ेगी तो आपको रिजाइन दे देना होगा? नहीं नहीं, रिजाइन तो ये जब मांगते हैं, जैसे गुजरात के वो मुख्यमंत्री थे जो अभी इसमें मर गए, जो इनका कोरोना काल में ऑक्सीजन का दे दिया था, कई स्टेटों से ठेका मिल गया था। जब उसका राज खुला कि वो तो एयर प्यूरिफायर था, है ना, तो तब उनको लगा, तब मोदी जी को लगा कि अब तो जो कमाना था हम लोग कमा लिए हैं, अब ये फंसेगा, तो इससे रिजाइन ले लो। तब उससे कह रिजाइन ले लो, वो भी रिजाइन दे करके हट गया। वही फाइल जो है राहुल जी को देने के लिए, उस समय जो राहुल जी थे वहां अमेरिका में ना, तो ये भी जा रहा था अमेरिका, इसीलिए उस प्लेन का जो है क्रैश कराया गया, वो सारी फाइल लेके जा रहा था। तो लेकिन ये बड़े ही खतरनाक लोग हैं, जिनसे हमें रहना यहीं पे है। लड़ाई लड़ेंगे, बच के चलेंगे, संभल के चलेंगे, लेकिन संघर्ष जब होगा तो खुलेआम लड़ेंगे। तो क्या सर जनता को सड़कों पे इसके लिए, देश की रक्षा के लिए आना होगा? बदलाव के लिए आना होगा, आना चाहिए, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाएगी ना। जब ईवीएम, चुनाव आयोग कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो आप वोट कहीं डाल रहे हैं, जा तो उन्हीं को रहा है ना। हमको पिछला जो परिवर्तन कब होगा सर? देखिए, परिवर्तन के लिए संघर्ष जरूरी हो चुका है। देश की आजादी के लिए लोगों ने संघर्ष किया, तो क्या ईवीएम के लिए भी संघर्ष करना पड़ेगा? देखिए, ऐसा है, अभी एक क्या कहते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को दिखाया जा रहा है, चुनाव कराया जा रहा है, और लोग कुछ, भाई लोगों को समझ में आ रहा है हम वोट डालें, हम वोट डालें,
अब कोई भी जीत गया था भाई, अब हो सकता है वही जीत गया हो, जिसको हम वोट डाले वो हार गया हो, ये भ्रम बना रहता है। गोदी मीडिया भी बताना शुरू कर देता है, इसलिए जीत गए, 10,000 दिए थे इसलिए जीत गए, वो योजना लाए थे इसलिए जीत गए, वो भी उसको जो है सार्थक से साबित करने लग जाता है। लेकिन हो क्या रहा है, इन्होंने क्या किया है कि पहले देश की जनता को कमजोर कर लो, पहले पेट से जनता को कमजोर कर लो। पेट में आग लगी हो तो पेट की कमजोरी तो आ ही जाएगी। हाँ, तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि पहले आपकी जमीन जायदाद सब छीन लिया जाएगा, जैसे हो रहा है, जंगलों को छीना जा रहा है और किसानों की जमीन पहले छीना जा रहा है, और फिर एक एक करके जो है अलग अलग ढंग से, आपके समय में हम नहीं बोल रहे हैं, हमारे समय में फिर आप क्यों बोलेंगे, इस ढंग की लड़ाई में देश को उलझाया जा रहा है। जब पेट कमजोर हो जाएगा ना, तो पीठ पर लाठियां पड़ेंगी और हमसे मजदूरी कराया जाएगा, और हमारी मजदूरी वह तय करेंगे। हम अपने अधिकार की बात नहीं कर पाएंगे, हमारे अधिकार खत्म हो जाएंगे, मजदूरी वह तय करेंगे, और हमें उतना ही दिया जाएगा खाने के लिए जितना हम जीवित रहकर उनकी मजदूरी कर सके, गुलामी कर सके। हाँ, अपने अधिकार की आवाज बुलंद नहीं कर सके। वो उस स्थिति में हम लोग को लेके जाया जा रहा है, जिसमें अमेरिका और इजराइल दोनों ही की निगाह है ना। धन्यवाद सर। अभी हमारी बातें हो रही थी कांग्रेस पार्टी के बड़े कद्दावर नेता राकेश चंद्र शर्मा जी, अपने पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हैं। इनके विचार आपको कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं इसी तरह का वीडियो लेकर के, तब तक के लिए नमस्कार।